हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, इन्वेस्टो प्राइड के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो इंडसइंड बैंक में पिछले 2 दिन में जो तगड़ी गिरावट आई है लगभग 30% का, इस गिरावट से वो कौन सा 5 म्यूचुअल फंड्स है जिसमें सबसे तगड़ा इंपैक्ट पड़ा है निगेटिव रूप में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इंडसइंड बैंक में जो गिरावट आई है पिछले 2 दिनों में लगभग 25 से 30% के आसपास में, इसकी वजह से 5 ऐसे म्यूचुअल फंड्स है जिसमें सबसे तगड़ा इंपैक्ट पड़ा है। और आगे चल के अगर इंडसइंड बैंक में ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है गिरावट का, तो उन 5 म्यूचुअल फंड्स में काफी तगड़े तरीके से नुकसान हो सकता है। तो अगर आपने इन 5 में से किसी एक फंड में इन्वेस्ट किया है या फिर 2 फंड में इन्वेस्ट किया है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। और ये वीडियो देखने के बाद आपके लिए काफी आसान हो जाएगा कि भाई आपको उस म्यूचुअल फंड के साथ बने रहना चाहिए या फिर इमीडिएटली एग्जिट कर जाना चाहिए। क्योंकि गाइस, हम लोग बात करने वाले हैं कि उन 5 म्यूचुअल फंड्स का इंडसइंड बैंक में इंडिविजुअल कितना ज्यादा एक्सपोजर है, अमाउंट के टर्म में या फिर कह लीजिए परसेंटेज के टर्म में भी। तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि भाई आने वाले टाइम में उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स में कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है, इंडसइंड बैंक में जो गिरावट आ सकती है उसकी वजह से। वहीं गाइस, अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है, आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड गाइस, अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, देन आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइस, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा, सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए पहले बात कर लेते हैं उन 5 म्यूचुअल फंड्स के बारे में। उन 5 म्यूचुअल फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा है, 5 म्यूचुअल फंड्स का रिस्क फैक्टर कैसा निकल के आता है। एंड इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि भाई इन 5 म्यूचुअल फंड्स का एक्सपोजर इंडसइंड बैंक में कितना कितना निकल के आता है। एंड आगे चल के इन 5 म्यूचुअल फंड्स में कितना लॉस हो सकता है इंडसइंड बैंक की गिरावट की वजह से। तो गाइस, बात करें पहला फंड का, तो फंड है आपका यहाँ पे क्वांट ईएसजी इक्विटी फंड। और इस फंड ने भी इंडसइंड बैंक में काफी ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। तो पहले हम लोग बात करेंगे इस फंड का परफॉर्मेंस का। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सबसे पहले साल 2025 का, यानी कि YTD 2025। कहने का मतलब ये है कि साल 2025 में इस फंड का रिटर्न कैसा रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इस फंड का जो रिटर्न है साल 2025 का, वो है आपका नेगेटिव 12.71% का। बेंचमार्क इंडेक्स का साल 2025 का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका नेगेटिव 6.28% का। एंड इसी टाइम फ्रेम में कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है गाइस, वो है यहाँ पे आपका लगभग 9% के आसपास में नेगेटिव रिटर्न है। तो फ्रेंड्स, YTD 2025 में क्वांट ईएसजी इक्विटी फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी के कंपैरिजन में बेहद ही खराब दिखने को मिल रहा है। बात करें गाइस इस फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो वो यहाँ पे आपका नेगेटिव 7.57% का, रफली 7.5% का नेगेटिव रिटर्न है। बेंचमार्क इंडेक्स का रिटर्न की बात करें लास्ट 1 ईयर का, तो वो है यहाँ पे आपका 2.02% का पॉजिटिव रिटर्न है। एंड कैटेगरी का पिछले 1 साल का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 3.11% का। तो फ्रेंड्स, सिमिलर टू YTD 2025 लास्ट 1 ईयर में भी देखे तो क्वांट ईएसजी इक्विटी फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से खराब दिखने को मिल रहा है। वहीं गाइस, बात करें पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो इस फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का, वो है यहाँ पे आपका 18.05% का, लगभग 18% का रिटर्न है एनुअल बेसिस पे पिछले 3 सालों का। बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 13.04% का। एंड कैटेगरी का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 12.37% का। तो फ्रेंड्स, इन कॉन्ट्रेरी टू YTD 2025 एंड लास्ट 1 ईयर, पिछले 3 सालों में देखें तो क्वांट ईएसजी फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। बात करें गाइस इस फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो इस फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो यहाँ पे आपका 19.3 का। कैटेगरी का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 14.57 का। तो फ्रेंड्स, इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन हाईयर
साइड में देखने को मिलता है, यानी कि इस फंड का जो रिटर्न की वोलेटिलिटी है ये भी हायर साइड में देखने को मिल रहा है अपनी कैटेगरी के कंपैरिजन में। बात करें गाइस इस फंड का शार्प रेशियो का तो वो है यहाँ पे आपका 0.67 का, एंड कैटेगरी का शार्प रेशियो की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 0.4 का। तो फ्रेंड्स इस फंड का जो शार्प रेशियो है अपने कैटेगरी से बेहतर दिखने को मिल रहा है, यानी कि ये फंड जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न बेहतर बना के देता है। एंड लास्टली बात करें गाइस इस फंड का अल्फा का तो वो यहाँ पे आपका 5.66% का, लगभग 5.5% का इसका अल्फा है। एंड कैटेगरी का अल्फा की बात करें तो वो यहाँ पे आपका नेगेटिव 0.09% का। तो फ्रेंड्स क्वांट ईएसजी फंड का जो अल्फा है अपने कैटेगरी से बेहद ही शानदार दिखने को मिल रहा है, यानी कि इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को पिछले 3 सालों में लगभग 5.5% से बीट किया हुआ है, जो कि काफी अच्छा नंबर है। तो फ्रेंड्स ये रही बात आपका क्वांट ईएसजी इक्विटी फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का एंड रिस्क रेशियोज का। एंड गाइस ओवरऑल देखिए तो रिसेंट पास्ट में इस फंड का परफॉर्मेंस बेहद ही खराब दिखने को मिलता है, वो चाहे बात करें आप बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में या फिर कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं पिछले 3 सालों का तो यहाँ पे रिटर्न काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। एंड इस फंड का जो रिस्क रेशियोज है ये भी काफी बैलेंस दिखने को मिल रहा है, हालांकि सीनियर डिवीजन हायर साइड में है, यानी कि इस फंड का जो रिटर्न की वोलेटिलिटी है वो ज्यादा रहता है। इसके विपरीत इसका जो शार्प रेशियो है एंड अल्फा ये बेहतर दिखने को मिल रहा है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं एक और ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जिसने इंडसइंड बैंक में सबसे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करके रखा हुआ है और आने वाले टाइम में उस फंड को भी भारी नुकसान हो सकता है। तो गाइस बात करें क्वांट फोकस फंड का तो यहाँ पे भी हम लोग इस फंड का रिटर्न की बात करेंगे, और पहले बात करेंगे यहाँ पे आपका YTD साल 2025 का। तो साल 2025 में क्वांट फोकस फंड का जो रिटर्न है वो है यहाँ पे आपका नेगेटिव 9.94% का, लगभग 10% का लॉस है इस फंड का साल 2025 में। वहीं पे बेंचमार्क ने साल 2025 में आपको लगभग 6 से 6.25% का लॉस बना के दिया हुआ है। एंड कैटेगरी एवरेज ने आपको यहाँ पे लगभग 7% का लॉस बना के दिया हुआ है साल 2025 में। तो फ्रेंड देखा जाए तो क्वांट फोकस फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से खराब दिखने को मिल जाता है साल 2025 में। बात करें गाइस लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का तो वो यहाँ पे आपका 9.48% का नेगेटिव रिटर्न है। बेंचमार्क ने लास्ट 1 ईयर में आपको लगभग 2% का पॉजिटिव रिटर्न बना के दिया हुआ है। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का तो इसने भी आपको लगभग 1% का पॉजिटिव रिटर्न बना के दिया हुआ है एक साल की बात करते हैं तो फ्रेंड लास्ट 1 ईयर में भी क्वांट फोकस फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से बेहद ही खराब दिखने को मिल रहा है। सिमिलरली गाइस बात करें क्वांट फोकस फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो वो है यहाँ पे आपका 16.34% का। बेंचमार्क ने पिछले 3 सालों में आपको लगभग 13% का प्रॉफिट बना के दिया हुआ है। एंड कैटेगरी का बात करें तो इसने भी आपको पिछले 3 सालों में लगभग 13 से 13.5% के आसपास का प्रॉफिट बना के दिया हुआ है। तो गाइस इन कॉन्ट्रेरी टू YTD 2025 एंड लास्ट 1 ईयर पिछले 3 सालों में क्वांट फोकस फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से बेहतर दिखने को मिल रहा है। वहीं गाइस बात करें इस फंड का रिस्क रेशियोज का तो पहले बात करते हैं सीनियर डिवीजन का तो वो है यहाँ पे आपका 16.84 का। कैटेगरी का सीनियर डिवीजन की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 14.56 का। तो फ्रेंड इस फंड का भी सीनियर डिवीजन थोड़ा सा हाइट साइड में देखने को मिलता है, यानी कि इस फंड का भी रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है। बात करें गाइस इस फंड का शार्प रेशियो का तो वो है यहाँ पे आपका 0.61 का। कैटेगरी का शार्प रेशियो की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 0.45 का। तो फ्रेंड इस फंड का भी शार्प रेशियो अपनी कैटेगरी से बेहतर दिखने को मिलता है, यानी कि ये फंड भी जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न बेहतर बना के देता है। एंड लास्टली बात करें गाइस अल्फा का तो वो है यहाँ पे आपका 3.56% का। एंड कैटेगरी का अल्फा की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 0.21% का। तो फ्रेंड्स इस फंड का अल्फा भी बेहतर दिखने को मिल रहा है, यानी कि इस फंड ने भी पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लगभग 3.5% से बीट किया हुआ है। तो गाइस ये रही बात आपका क्वांट फोकस फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का एंड रिस्क रेशियोज का। एंड गाइस ओवरऑल देखें तो इस फंड का भी रिटर्न लास्ट 1 ईयर में या फिर साल 2025 में बेहद ही खराब दिखने को मिल रहा है। हालांकि जैसे ही आप बात करते हैं पिछले 3 सालों का तो यहाँ पे रिटर्न काफी बेहतर दिखने को मिलता है। एंड इस फंड का भी रिस्क रेशियोज देखे तो काफी ठीक ठाक दिखने को मिल रहा है। स्टैंडर्ड डिवीजन थोड़ा सा हाइट साइड में जरूर है, लेकिन शार्प रेशियो एंड अल्फा काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है। लेकिन गाइस मुद्दे की बात ये है कि भाई इस फंड ने इंडसइंड बैंक में कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, इसका एक्सपोजर कितना है
और आगे चल के इस फंड को कितना ज्यादा लॉस हो सकता है इंडसइंड बैंक की वजह से। तो इस मैटर पे हम लोग वीडियो को एंड में बात करेंगे। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं एक और ऐसे फंड के बारे में जिसने अगेन इंडसइंड बैंक में काफी ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करके रखा हुआ है और आगे चल के उस फंड को भी काफी तगड़ा नुकसान हो सकता है। तो गाइस बात करें सुंदरम फोकस फंड का, तो यहाँ पे भी हम लोग बात करेंगे पहले हिस्टोरिकल रिटर्न का। तो YTD 2025 यानी कि साल 2025 में इस फंड का जो रिटर्न है वो है यहाँ पे आपका नेगेटिव 9.75% का, लगभग 10% का लॉस बना के दिया हुआ है साल 2025 में। इसी टाइम फ्रेम में बेंचमार्क इंडेक्स का जो रिटर्न है गाइस वो है यहाँ पे आपका लगभग 9% का लॉस है। एंड कैटेगरी ने इसी टाइम फ्रेम में आपको जो रिटर्न बना के दिया हुआ है वो है यहाँ पे आपका लगभग 11% का लॉस है। तो गाइस YTD साल 2025 में सुंदरम फोकस फंड का जो रिटर्न है अपने कैटेगरी से तो बेहतर दिखने को मिल रहा है, लेकिन बेंचमार्क के कंपैरिजन में इसका रिटर्न खराब दिखने को मिलता है। बात करें गाइस इस फंड का पिछले एक साल का रिटर्न का, तो वो है यहाँ पे आपका 3.21% का। बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 0.84% का। एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो है यहाँ पे आपका 3.23% का। तो फ्रेंड्स लास्ट 1 ईयर में सुंदरम फोकस फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क से तो काफी अच्छा दिखने को मिलता है, लेकिन अपना जो कैटेगरी एवरेज है उसके आसपास में ही परफॉर्म करके दिया हुआ है। तो ऑल इन ऑल लास्ट 1 ईयर में इस फंड का रिटर्न बेहतर दिखने को मिल रहा है। बात करें गाइस इस फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो वो है यहाँ पे आपका 12.77% का। बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 13.65% का। एंड कैटेगरी का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 14.59% का। तो फ्रेंड्स पिछले 3 सालों में सुंदरम फोकस फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एज वेल एज कैटेगरी एवरेज दोनों से ही खराब दिखने को मिल रहा है। बात करेंगे जिस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो वो है यहाँ पे आपका 13.89 का। कैटेगरी का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 14.11 का। तो फ्रेंड इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन देखें तो अपनी कैटेगरी से कम दिखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे वोलाटिलिटी कम दिखने को मिलता है जनरली। बात करें फ्रेंड्स इस फंड का शार्प रेशियो का, तो वो है यहाँ पे आपका 0.47 का। एंड कैटेगरी का शार्प रेशियो की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 0.54 का, यानी कि गाइस इस फंड का शार्प रेशियो खराब दिखने को मिल रहा है अपनी कैटेगरी से, यानी कि कैटेगरी का रिटर्न बेहतर रहता है अपने रिस्क के कंपैरिजन में, और इस फंड का रिटर्न देखें तो उतना बेहतर नहीं रहता है। लास्टली बात करेंगे जिस फंड का अल्फा का, तो वो है यहाँ पे आपका 0.18% का। एंड कैटेगरी का अल्फा की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 1.2% का। तो इस फंड का अल्फा भी देखे तो बेहतर नहीं है अपनी कैटेगरी के कंपैरिजन में। तो गाइस सुंदरम फोकस फंड का रिटर्न भी देखे तो ओवरऑल खराब भी दिखने को मिल रहा है। एंड इस फंड का जो रिस्क रेशियोज है ये भी बेहतर नहीं है, बारिंग स्टैंडर्ड डिवीजन जो कि थोड़ा सा लोअर साइड में है। तो फ्रेंड्स सुंदरम फोकस फंड में अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो मेरा यहाँ पे यही मानना है कि भाई आपको इमीडिएटली एग्जिट कर जाना चाहिए और किसी अल्टरनेटिव फंड के साथ जाना चाहिए। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं एक और ऐसे ही फंड के बारे में जिसने अगेन इंडसइंड बैंक में काफी ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किया हुआ है और आगे चल के इस फंड को भी काफी तगड़ा लॉस हो सकता है। तो गाइस यहाँ पे जो फंड है वो अगेन सुंदरम से ही है, सुंदरम फाइनेंशियल सर्विस फंड। और बात करें इस फंड का रिटर्न का, तो YTD 2025 में जो रिटर्न है वो है यहाँ पे आपका नेगेटिव 4.52% का। बेंचमार्क इंडेक्स ने इसी टाइम फ्रेम में जो रिटर्न दिया है वो है यहाँ पे आपका नेगेटिव 4.69% का। एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है इस टाइम फ्रेम में वो है यहाँ पे आपका नेगेटिव 5.87% का। तो फ्रेंड्स ओवरऑल देखिए तो YTD 2025 में सुंदरम फाइनेंशियल सर्विस फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से बेहतर दिखने को मिल रहा है, यानी कि आपको कम लॉस बना के दिया है। बात करेंगे जिस फंड का पिछले एक साल का रिटर्न का, तो वो है यहाँ पे आपका 2.3% का। बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले एक साल का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 3.25% का। एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो है यहाँ पे आपका 4.93% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में सुंदरम फाइनेंशियल सर्विस फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से खराब दिखने को मिल रहा है। वही बात करेंगे जिस फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो वो है यहाँ पे आपका 19.62% का। बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 12.51% का। एंड कैटेगरी का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 15.73% का। तो फ्रेंड्स पिछले 3 सालों में सुंदरम फाइनेंशियल सर्विस फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। एंड YTD 2025 में भी इसका रिटर्न अच्छा ही दिखने को मिल रहा है। बात करेंगे जिस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो वो है यहाँ पे आपका 14.34 का। कैटेगरी का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 14.1 का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए तो इस फंड
का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है ये काफी अच्छा ही दिखने को मिल रहा है। अपना जो कैटेगरी एवरेज है उसके आसपास में ही है, बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है। तो वोलेटिलिटी ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है। बात करेगा जिस फंड का शार्प रेशियो का तो वो यहाँ पे आपका 0.81 का। कैटेगरी का शार्प रेशियो की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 0.6 का, यानी कि शार्प रेशियो बेहतर है। कहने का मतलब ये है कि ये फंड जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न बेहतर बना के देता है। एंड लास्टली बात करें इस फंड का अल्फा का तो वो यहाँ पे आपका 6.99% का, लगभग 7% का अल्फा है। एंड कैटेगरी का अल्फा की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 3.85% का। तो फ्रेंड अल्फा देखें तो काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है सुंदरम फाइनेंशियल सर्विस फंड का, यानी कि इस फंड ने पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लगभग 7% से बीट किया हुआ है एनुअल बेसिस पे। तो गाइस ये रही बात आपका सुंदरम फाइनेंशियल सर्विस फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का एंड रिस्क रेशियोज का। एंड गाइस ओवरऑल देखे तो ये फंड काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। गिरावट में कम गिरावट दिखाया है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी के कंपैरिजन में। एंड जब मार्केट चढ़ता है तो उस केस में ये फंड आपको रिटर्न बेहतर बना के दे रहा है। इसके साथ साथ इस फंड का जो रिस्क रेशियोज है ये भी काफी बैलेंस्ड दिखने को मिल रहा है। तो डेटा पॉइंट को ध्यान में रखते हुए देखें तो ये फंड मुझे काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं एक ऐसे ही म्यूचुअल फंड के बारे में जिसने अगेन इंडसइंड बैंक में काफी ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किया हुआ है और आगे चल के हो सकता है कि भाई उस फंड को भी काफी तगड़ा नुकसान हो। तो गाइस यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं LIC फोकस फंड के बारे में। तो इस फंड का जो रिटर्न है साल 2025 का वो है यहाँ पे आपका नेगेटिव लगभग 10% का। बेंचमार्क इंडेक्स ने इसी टाइम फ्रेम में आपको लगभग 9% का लॉस बना के दिया हुआ है। एंड कैटेगरी एवरेज ने साल 2025 में आपको लगभग 11% का लॉस बना के दिया हुआ है। तो गाइस साल 2025 में देखें तो LIC फोकस फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क से तो खराब दिखने को मिलता है, लेकिन कैटेगरी से बेहतर दिखने को मिल रहा है। बात करी गई जिस फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का तो वो यहाँ पे आपका 1.47% का। बेंचमार्क इंडेक्स ने पिछले 1 साल में जो रिटर्न दिया है वो है यहाँ पे आपका 0.84% का। एंड कैटेगरी का जो रिटर्न है पिछले 1 साल का वो है यहाँ पे आपका 3.23% का। तो फ्रेंड्स पिछले 1 साल में बेंचमार्क से तो बेहतर है इस फंड का परफॉर्मेंस, लेकिन कैटेगरी से खराब दिखने को मिलता है। बात करें फ्रेंड्स इस फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो वो यहाँ पे आपका 9.39% का। बेंचमार्क इंडेक्स ने पिछले 3 सालों में आपको लगभग 13.5% का प्रॉफिट बना के दिया हुआ है। एंड कैटेगरी की बात करें तो इसका जो प्रॉफिट है पिछले 3 सालों का वो है यहाँ पे आपका लगभग 14.5% का। तो फ्रेंड्स पिछले 3 सालों में देखें तो इस फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एज वेल एज कैटेगरी दोनों से खराब दिखने को मिलता है। वही बात करी गई जिस फंड का रिस्क रेशियोज का तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का तो वो है यहाँ पे आपका 14.22 का। कैटेगरी का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 14.11 का। तो फ्रेंड इस फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है ये भी हाई साइड में दिखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे वोलेटिलिटी अपने कैटेगरी से ज्यादा दिखने को मिलता है। बात करी गई जिस फंड का शार्प रेशियो का तो वो है यहाँ पे आपका 0.22 का। एंड कैटेगरी का शार्प रेशियो की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 0.54 का। तो फ्रेंड्स इस फंड का शार्प रेशियो भी काफी खराब दिखने को मिल रहा है। एंड लास्टली बात करें इस फंड का अल्फा का तो वो है यहाँ पे आपका नेगेटिव 3.21% का। एंड कैटेगरी का अल्फा की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 1.2% का। तो गाइस LIC फोकस फंड का जो अल्फा है ये भी काफी खराब दिखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स ओवरऑल देखिए तो LIC फोकस फंड का जो रिटर्न ये भी खराब दिखने को मिल रहा है। एंड इस फंड का जो रिस्क रेशियोज है ये भी उतना बेहतर नहीं है। तो ऑल इन ऑल ये फंड उतना अच्छा नहीं है। तो अगर आपने इस फंड में ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा हुआ है तो मेरा सजेशन ये है कि भाई आपको इमीडिएटली एग्जिट कर जाना चाहिए और किसी अल्टरनेटिव फंड के साथ जाना चाहिए। अब चलिए गाइस लास्टली बात कर लेते हैं कि जो 5 फंड्स के बारे में हमने बात किया है आज के इस वीडियो में, उन 5 फंड्स ने इंडसइंड बैंक में कितना कितना पैसे इन्वेस्ट किया हुआ है और आगे चल के इन 5 फंड्स को कितना तगड़ा नुकसान हो सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस बात करें यहाँ पे कि भाई टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स कौन कौन सा है जिसका एक्सपोजर इंडसइंड बैंक में सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे जो पहला फंड है वो है आपका क्वांट ESG इक्विटी फंड, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। और बात करें इस फंड का एक्सपोजर का इंडसइंड बैंक में तो वो यहाँ पे 6.31% का है अपने AUM का, यानी कि इस फंड का जो टोटल फंड साइज है उसका लगभग 6 से 6.5% के आसपास में एक्सपोजर है इंडसइंड बैंक में। अमाउंट के टर्म में देखें तो यहाँ पे लगभग 16.5 करोड़ का एक्सपोजर है। दूसरा फंड यहाँ पे आपका क्वांट का ही क्वांट फोकस फंड और इस फंड का एक्सपोजर है 5.15% का। अमाउंट टर्म में देखें तो लगभग 50 करोड़ का एक्सपोजर है इंडसइंड बैंक में इस पर्टिकुलर फंड का। तीसरा फंड है आपका सुंदरम फोकस फंड
और इस फंड का जो एक्सपोजर है इंडसइंड बैंक में परसेंटेज टर्म में वो लगभग यहाँ पे 5% का ही है और अमाउंट टर्म में देखें तो लगभग 49 करोड़ का है। नेक्स्ट फंड है आपका सुंदरम फाइनेंशियल सर्विस अपॉर्चुनिटी फंड और इस फंड का जो एक्सपोजर है इंडसइंड बैंक में लगभग 4.5% का है और अमाउंट टर्म में देखें तो लगभग 59.5 करोड़ का है। और बात करें LIC फोकस फंड का तो इसका जो एक्सपोजर है इंडसइंड बैंक में वो परसेंटेज टर्म में देखें तो लगभग 4.25% का है और अमाउंट टर्म में देखें तो यहाँ पे 5.12 करोड़ का है। तो फ्रेंड्स ये 5 फंड है जिसने इंडसइंड बैंक में सबसे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किया हुआ है और इंडसइंड बैंक देखें तो पिछले 2 दिन में लगभग 25 से 30% के आसपास में गिरावट दिखा चुका है। तो इसकी वजह से देखें तो इन 5 फंड्स को काफी तगड़ा नुकसान हुआ है और अगर इंडसइंड बैंक में इसी तरीके का ट्रेंड जो है कंटिन्यू रहता है तो इन 5 फंड्स को आगे चल के काफी तगड़ा नुकसान हो सकता है। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में और गाइस उम्मीद करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। एंड गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें। एंड फ्रेंड्स आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।